नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। अभी हम करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अगस्त के करंट अफेयर की इस श्रृंखला में आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, WNP, इकोनॉमिक्स टाइम्स तथा इंडियन एक्सप्रेस की से न्यूज़ कवर करी है मैंने आज के इस पेपर में। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस से है। वो किस पे है? वो है आपका लॉर्ड कर्जन के ऊपर। लॉर्ड कर्जन के ऊपर पहला आर्टिकल है। हम पहले डिस्कस करेंगे लॉर्ड कर्जन के ऊपर। ये क्यों आर्टिकल आया? क्योंकि जो कर्जन गेट है, वर्धमान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, म्युनिसिपैलिटी जो है वर्धमान की, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इन्होंने डिसाइड किया है कि एक राजा की मूर्ति बनाई जाएगी अब कहाँ? कर्जन गेट के जस्ट सामने, इन फ्रंट ऑफ लैंडमार्क कर्जन गेट, वहाँ पे एक राजा की मूर्ति बनाई जाएगी। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। कर्जन कौन थे, इनके बारे में हम जानते हैं। तो अगर हम भारत के इतिहास में देखें तो सबसे अगर कंट्रोवर्शियल गवर्नर वाइस रॉय का नाम आता है तो वहाँ पर आता है नाम लॉर्ड कर्जन का। कर्जन सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे अपने बंगाल डिवीज़न के लिए। बंगाल का जो पार्टीशन है वो कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में। क्यों करा गया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगने लगा था, कंपनी को, बेसिकली कर्जन को लगने लगा था कि बंगाली लोग यूनाइट होकर हमसे अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे अगेंस्ट एक विद्रोह पैदा हो रहा है। इसलिए क्या किया जाए, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो कर्जन ने ही शुरू करी थी, बंगाल को डिवाइड करके दो भागों में 1905 में। और 1900 में इन्होंने ये तक बोल दिया था कि जो हमारी जो सेटलमेंट्स है, वी कुड लूज ऑल वाइट सेटलमेंट डोमिनियंस एंड स्टिल सर्वाइव, बट इफ वी लॉस्ट इंडिया आवर सन वुड सिंक इन इट्स सेटिंग। एक कहावत थी कि ब्रिटिश में कभी सनसेट नहीं होता, ब्रिटिश अंपायर में, क्योंकि ब्रिटिश अंपायर इतने दूर तक फैला हुआ था, इतनी ज़्यादा कॉलोनीज बना रखी थी, इतने उपनिषद थे इनके। तो लॉर्ड कर्जन का कहना था कि हम जितने वाइट सेटलमेंट, का मतलब है जहाँ जहाँ पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर रखा है, डोमिनियन बना रखा है, वो सारा हमसे अगर छीन लिया जाए तब भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया चला गया तो जो ब्रिटिश का सन है वो एक तरीके से सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कुछ रिफॉर्म लाए गए। इसके द्वारा लाए गए जो रिफॉर्म्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। अगर एजुकेशनल रिफॉर्म की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 लॉर्ड कर्जन के ज़माने में पास हुआ था। और इसके तहत क्या हुआ था, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया के अंदर उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में ला दिया गया था। साइंटिफिक के बारे में अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूसा बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, बिहार जो था पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था, उसमें इस्टेब्लिश किया गया इसी की वाइस रॉयशिप में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो पुलिस कमीशन जो है 1902 में बिठाया गया था। चेयरमैनशिप थी उसमें सर एंड्रयू फ्रेजर की। और ड्यूरिंग द कर्जन रिजीम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है, जो अभी पाकिस्तान वाला पार्ट और कश्मीर वाला जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसको भी उसी टाइम पे डिस्कवर किया गया था। ये अपर कोर्स ऑफ इंडस रिवर, इंडस के ऊपर वाला जो पार्ट था उसको बनाया गया था। एक नया प्रोविंस बनाया गया था, इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जाना गया था। मिलिट्री की बात करें अगर हम, तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना करी इसने, जो कि बहुत एक मेन इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ इनके साम्राज्य को स्प्रेड करने के लिए। इंडियनाइजेशन ऑफ द आर्मी लेटर, बाद में इसने इंडियनाइजेशन भी कर दिया था आर्मी का, इसी कॉप के दम पे। इंडियन कैडेट कॉप्स, सॉरी इंपीरियल कैडेट कॉप्स, वो हर चीज के नाम पे इंपीरियल लगा देते थे। जैसे इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहते थे, या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे, जिसको SBI बोला गया। तो वैसे ही इंपीरियल कैडेट कॉप्स की स्थापना इसके द्वारा करी गई थी। अगर हम दूसरे रिफॉर्म्स के बारे में जाने, इसने कुछ और रिफॉर्म्स किए थे, जैसे मॉन्यूमेंट्स एक्ट। ये अभी भी हमारी कंट्री में चलता है, मॉन्यूमेंट एक्ट्स, जिसके तहत कि ये जो लोकल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको, लोकल को एक अथॉरिटी है, वो प्रिजर्व करें अपने एरिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, और उसको नुकसान पहुंचाने पर उनको एक तरीके से एक ऑफेंस माना जाएगा, एक क्राइम माना जाएगा अगर आप किसी मॉन्यूमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कानून अभी भी हमारे संविधान में है। अगर अभी भी आप किसी पुराने मॉन्यूमेंट को, अगर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को, किसी विरासती चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। तो ये रिफॉर्म थे कर्जन के द्वारा। अगला आर्टिकल है द हिंदू से। अभी कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया, NIA को डिस्क्लोज करे UIDAI जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड की अथॉरिटी है, आधार कार्ड रेगुलेट करती है। तो 12 बांग्लादेशी नेशनल ऐसे हैं जिनके आधार की डिटेल को डिस्क्लोज करने के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है UIDAI को कि ये डिस्क्लोज करे। किसको? NIA के सामने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसके सामने 12 बांग्लादेशी जो हैं इनकी डिटेल को उजागर किया जाए, ऐसा कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है।
और ये जो 12 व्यक्ति हैं इनके खिलाफ बहुत सारे चार्जेस चल रहे हैं, रेप के, ट्रैफिकिंग के और अन्य बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट, जिन पे इन्वेस्टिगेशन का काम एनआईए बहुत समय से कर रहा है। तो अब एनआईए को इनके आधार से जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो भी मिल जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड बहुत ज़्यादा फर्जी भी बना लिए गए हैं हमारे देश में। और इसके चलते कई सारे जो घुसपैठिए हैं वो आकर उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाया और फिर यहीं के निवासी हो गए। फिर यहाँ पे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को उसे क्या बोल रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। और इसमें बांग्लादेश के जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। कई सारे बांग्लादेशी और कई सारे रोहिंग्या भी बहुत सारे आए हुए हैं, जिन्होंने आधार कार्ड नकली बनवाकर और कई सारे ऐसे चीज़ों को अंजाम दिया है जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। तो उसके चलते कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी निर्देश दिए कि जो 12 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं इनके आधार की डिटेल जो है एनआईए को दी जाए। आधार के बारे में सेक्शन 33 जो है, लीगल प्रोविज़न क्या कहते हैं, सेक्शन 33 जो है आधार कार्ड का, ये बोलता है जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है या ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको प्रोहिबिट किया जाता है रिवील करने से, डिस्क्लोज करने से। लेकिन कुछ केसों में, ओनली सर्टेन केसेस, ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, नॉट इन्फीरियर जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से नीचे का जज जो होगा वो नहीं बोल सकता कि आधार कार्ड की डिटेल दो। आधार कार्ड की डिटेल तभी डिस्क्लोज करेगा यूआईडीएआई जब हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर के जज कोई डायरेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि ये डेटा जो है रिवील किया जाए। आप सोचिए कितना ज़्यादा प्राइवेसी का यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि कोई भी आधार की डिटेल नहीं निकलवा सकता। और यहाँ पे एक्यूज्ड को नहीं सुना जाएगा, यहाँ पे सीधे यूआईडीएआई जो है उसको सुना जाएगा। यूआईडीएआई वर्सेस कोर्ट का मैटर होगा अगर कोई सी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की परमिशन चाहिए तो। अगर हम एनआईए के बारे में बोलें तो ये एक नेशनल लेवल की जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जैसे स्टेट लेवल में पुलिस होती है, वैसे नेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम करती है। स्टेट लेवल में पुलिस से निकाल के एसआईटी भी बना दी जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स बोलते हैं इसको। और वैसे नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो एनआईए होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये बेसिकली एटॉमिक न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर कोई उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट करते हैं, स्मगलिंग के अगेंस्ट, काउंटर टेररिज्म, लॉ इन्फोर्समेंट, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्राइम होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम एनआईए का होता है। और अगर कोई टेरर रिलेटेड क्राइम है तो उसके लिए इनको परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती राज्य से। लेकिन स्टेट चाहें तो अगर कोई पर्टिकुलर केस है उसके लिए इन्वाइट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके स्टेट एनआईए के हाथ में केस को सौंप सकती हैं। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2008 में किया गया था और ये वर्क करती है होम मिनिस्ट्री के अंडर में। ये जो आर्टिकल है वो पीआईबी से है। पीआईबी का आर्टिकल है ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट बिल। इंडियन पोर्ट बिल को भी ड्राफ्ट किया गया, उसके बारे में है। तो इस बिल का अगर हम मेजर ऑब्जेक्टिव देखें तो ये है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना, पोल्यूशन को प्रिवेंट करना और जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है उसको थोड़ा ईज करना और पोर्ट को थोड़ा डेवलप करना। इसकी ज़रूरत की अगर हम बात करें, ज़रूरत क्यों पड़ी, तो एक्चुअली जो हमारा पुराना पोर्ट बिल है वो अभी तक जो हम फॉलो करते आ रहे हैं 1908 का है। ऑलमोस्ट 110 साल पुराना जो बंदरगाह का बिल है उसको हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। उसको रिपील और रिप्लेस करने की ज़रूरत आ पड़ी थी, इस वजह से नए बिल को लाना पड़ा। और इसके अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो एनवायरनमेंट कंप्लायंस है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा, इसमें एनवायरनमेंट पे भी विशेष करके ध्यान दिया जाएगा। और इंडिया पोल्यूशन से रिलेटेड एक चीज़ साइन भी कर चुका है, एक ऑर्गेनाइजेशन को साइन कर चुका है मारपोल के नाम से, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। जो शिप से पोल्यूशन होता है उसका कन्वेंशन है मारपोल के नाम से, उसको इंडिया ऑलरेडी साइन कर चुका है। तो इसके चलते हमें अब पोल्यूशन का भी ध्यान रखना होगा कि जो शिप है उनसे पोल्यूशन ना हो सके। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हैं वो भी थोड़े प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि एम्पावर एंड एस्टेब्लिश स्टेट मैरीटाइम बोर्ड। अब स्टेट मैरीटाइम बोर्ड की भी बात करी गई है। जो नॉन मेजर पोर्ट होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए स्टेट को भी थोड़ी अथॉरिटी दी जाएगी, जिससे कि पोर्ट को कंट्रोल करा जा सके, अच्छे से रेगुलेट करा जा सके। प्रोवाइड एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ पोर्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स। पोर्ट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिससे कि पोर्ट से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उनको सॉल्व किया जा सके। और साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल काउंसिल, एक नेशनल काउंसिल बनाई जाएगी जो कि फॉस्टर करेगी एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पोर्ट सेक्टर में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट फंड, स्टेट डेवलपमेंट फंड की स्थापना करी गई है। और बेनिफिट की अगर हम बात करें इसकी, इट विल इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये ऑप्टिमम
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, जो हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है उसको किस तरीके से मैक्सिमम उसका उसको हम यूज़ करके और उसका ऑप्टिमम यूज़ करके हम एक ऐसा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें पूरे वर्ल्ड को, जिससे हम मेजर ट्रेडिंग हब बनने में आगे बढ़ सकें, एक कदम और आगे बढ़ा सकें। तो इस पे भी ध्यान रखा जाएगा इस बिल के चलते। अगर हम इंडियन बंदरगाह जो अभी हैं, जो इंडियन पोर्ट्स हैं, उनके स्टेटस के बारे में बात करें तो अभी हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर या माइनर पोर्ट्स हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। अप टू 100% एफडीआई जो है 100% अलाउड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर द पोस्ट हार्बर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। जो पोर्ट का कंस्ट्रक्शन है और मेंटेनेंस है, उसके लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 100% अलाउ किया गया है ऑटोमेटिक रूट के तहत। और अगर हम पोर्ट की सिग्निफिकेंस देखें तो इंडिया के पास ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर की 7500 किलोमीटर 7500 किलोमीटर की तट रेखा है हमारे पास, कोस्ट लाइन है। उसमें 95% जो हमारा इंडिया का ट्रेड है वॉल्यूम में वो कोस्ट से ही होता है, समुद्री रास्ते से ही होता है। अगर हम वैल्यू की बात करें तो 65% ट्रेड बाय वैल्यू जो है वो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की मदद से ही होता है। अगर इसको एडमिनिस्टर करने की बात करें तो पोर्ट पूर्णतः एक तरीके से कह सकते हैं मेजर जितने भी पोर्ट्स हैं 13 हमारे, वो यूनियन लिस्ट का ही पार्ट है, लेकिन कुछ जो माइनर पोर्ट्स हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी आते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, ये फर्स्ट मेजर 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट्स इन इंडिया है, जो कि पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड है। ये हमारी कोस्ट लाइन है, देखिए इतनी बड़ी हमारे पास कोस्ट लाइन है। हम बहुत अच्छे पोर्ट, अपने पोर्ट्स को और ज़्यादा डेवलप करके और ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये था पोर्ट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रीलिम्स से रिलेटेड छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम में इंडिया और फ्रांस साथ मिलकर काम करेंगे। और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम जो है ये एक तरीके से हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को कवर करता है, जिससे इंटरनेशनली ट्रांसपोर्ट को अच्छा बनाया जा सके। और दूसरी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडियंस के लिए, हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, यूपीआई कंटिन्यूस ग्लोबल एक्सपेंशन। यूपीआई जो है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे हर एक मार्केट में। यूके की मार्केट में भी अब आप यूपीआई इस्तेमाल कर सकेंगे। यूपीआई को स्कैन करके आप उसे क्या बोलते हैं, पैसा पे कर सकेंगे यूपीआई से यूके के अंदर भी। इससे पहले दुबई और गल्फ़ कंट्रीज़ में यूपीआई को लागू किया गया था, फ्रांस में लागू किया गया था, अब यूके में भी यूपीआई लागू कर दिया गया है। यूके में एक ऐप चलता है पे एक्सपर्ट करके, पे एक्सपर्ट ऐप से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन लंदन में भी कर सकते हैं। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में अगला आर्टिकल है, पीआईबी का आर्टिकल है ये भी। तो इसमें क्या है, अभी इसको फिर से ओपन किया जा रहा है, बीच में इसको बंद कर दिया गया था, सब्सक्रिप्शन अब फिर से ओपन कर दिया गया है अगस्त 22 से 26 तक 2022 में। और सेटलमेंट की जो डेट होगी 30 अगस्त 2022 रखी गई है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया गया था, क्योंकि कुछ लोग गोल्ड स्टोर कर लेते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए बोला गया था हम गोल्ड आप मत खरीदो, जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो बढ़िया बनी रहे, और उसके प्लेस पे आप गोल्ड के लिए बॉन्ड खरीद लो, गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, मतलब उतने सोने के कीमत के बॉन्ड खरीद लो, और उन बॉन्ड की जो कीमत होगी वो उसी हिसाब से बढ़ेगी जैसे जैसे सोने की कीमत बढ़ती जाएगी। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करता है। इसके लिए जो मिनिमम लिमिट है वो 1 ग्राम गोल्ड की रखी गई है, और मैक्सिमम लिमिट जो है 4 किलो रखी गई है गोल्ड की। 4 किलो रखी गई है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, और 20 किलो रखी गई है किसी ट्रस्ट वगैरह के लिए। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉन्ड्स जो हैं सोल्ड किए जाते हैं कॉमर्शियल बैंक से, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड से, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस से, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। डायरेक्टली भी आप ले सकते हैं, एजेंट के थ्रू भी आप ले सकते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें हम तो ये रिस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ इनमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये सिर्फ रेजिडेंट्स को दिए जाते हैं जो कि इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ को दिए जाते हैं, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं। अगर इसके हम टर्म्स की बात करें तो इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 8 साल का होता है, और विद एन ऑप्शन टू एग्जिट द इन्वेस्टमेंट आफ्टर द फर्स्ट 5 ईयर। 5 साल के बाद, पहले जो 5 साल होंगे उसके बाद आपके पास एग्जिट का भी ऑप्शन आ जाता है, लेकिन इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 8 साल रखा गया है।
और इसको लोन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, कोलेट्रल यूज़ भी इसका हो सकता है, कोलेट्रल फॉर लोन्स, लोन टू वैल्यू रेशियो में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। सपोज़ कितने साल की मेच्योरिटी है, कितने साल हुए हैं उसको रखे हुए आपको खरीदे हुए, तो उसके हिसाब से आप उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो। तो ये था आज का करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।